देश में कोरोना की दूसरी लहर के साथ साथ एक और वायरस का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। म्यूकोमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस वो खतरा है जो कोरोना से रिकवर होने वाले मरीजों में फैल रहा है। गुजरात और महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस तेजी से फैल रहा है। गुजरात में अभी तक 650 लोग तो महाराष्ट्र में 200 लोग इस ब्लैक फंगस की चपेट में आ चुके हैं। दरअसल ब्लैक फंगस एक तरह का वायरस ही है जिसका वक्त पर इलाज ना किया जाए तो ये जानलेवा भी हो सकता है। गुजरात में ब्लैक फंगस की वजह से एक महिला की मौत हो चुकी है और महाराष्ट्र में 8 लोग अपनी एक आंख गंवा चुके हैं। कोरोना पर ब्लैक फंगस का कहर। गुजरात में ब्लैक फंगस के 650 केस। महाराष्ट्र में 200 लोग हुए संक्रमित। ब्लैक फंगस का खतरा। देश अभी कोरोना की दूसरी वेव के कहर से जूझ रहा है कि एक और जानलेवा वायरस ने दस्तक दे दी है। कोरोना के बाद म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ गया है। ये बीमारी कोरोना से ठीक हो चुके लोगों को अपनी चपेट में ले रही है। गुजरात और महाराष्ट्र में म्यूकोरमाइकोसिस के मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस के करीब 200 मामले तो गुजरात में संक्रमण के 650 मामले सामने आए हैं। गुजरात में ब्लैक फंगस की वजह से एक मरीज की मौत हो गई। ये संजय भाई जानी है। इनकी पत्नी भावना जानी कोरोना से ठीक हुई थी, लेकिन वो ब्लैक फंगस की चपेट में आ गई। संजय ने उन्हें बचाने की लाख कोशिश की, लेकिन भावना की मौत हो गई। मेरी बीवी को पहले कोरोना हुआ था, उसमें इसको दोषी हॉस्पिटल में एडमिट किया था। उसके बाद 2 दिन के बाद मैं ऊपर गया तो देखा दोनों आँख में सूजन आ गई थी। उसके बाद मैंने डॉक्टर को पूछा कि साहब ये क्या है, तो डॉक्टर ने ऐसा बताया कि ये तो मास्क लगाया हुआ इसलिए लोही का सर्कुलेशन नहीं होता इसलिए सूजन होगी। लेकिन दूसरे दिन फिर भी वापस गए। उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि इसको सीटी स्कैन कराना पड़ेगा, उसके बाद अपन निर्णय कर सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। तो सीटी स्कैन करवाने के लिए गए। उसके बाद डॉक्टर को बोला तो डॉक्टर ने ये बताया म्यूकोरमाइकोसिस कोई नाम का दर्द है, ये आपकी बीवी को हो गया, इसके लिए आपको कोई ENT विभाग में दिखाना पड़ेगा। तो हम वहाँ पे गए राजकोट, योगेश पंड्या करके कोई डॉक्टर है उसके पास, तो उसने बताया इसके पीछे 5-6 लाख का खर्चा होगा, लेकिन कोई जिम्मेदारी नहीं, आदमी बचे या न बचे। गुजरात में भी ब्लैक फंगस का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। सूबे में इस बीमारी के अब तक 650 मरीज सामने आ चुके हैं। ब्लैक फंगस का सबसे ज्यादा असर सौराष्ट्र में दिखाई दिया। यहाँ ब्लैक फंगस के 400 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। राजकोट के सरकारी अस्पताल में ब्लैक फंगस के 77 मरीज भर्ती हैं। राज्य में ब्लैक फंगस से एक मरीज की मौत भी हो चुकी है। इस बीमारी के बढ़ते खतरे को देखते हुए राज्य सरकार ने हर बड़े शहर में ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए अलग से वार्ड खोलने के आदेश जारी कर दिए हैं। यही नहीं, राज्य सरकार ने बीमारी के इलाज में इस्तेमाल होने वाले 5000 एम्फोटेरिसिन इंजेक्शन मंगवा लिए हैं ताकि वक्त रहते मरीजों की जान बचाई जा सके। दरअसल म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस एक खतरनाक बीमारी है जिसका वक्त पर इलाज ना होने की हालत में मरीज की जान भी जा सकती है। डॉक्टरों के मुताबिक ब्लैक फंगस कोरोना की पिछली वेव में भी था, लेकिन इस बार ये ज्यादा खतरनाक दिख रहा है। लास्ट 15-20 दिन से देखें तो म्यूकोरमाइकोसिस के केसेस अच्छे खासे बढ़ रहे हैं। ये 15-20 दिनों से काफ़ी प्रॉब्लम आ रहे हैं और हम तकरीबन दिन के हर एक OPD में माने तो 5-6 केसेस जो हमारी OPD चलती है उसमें, और पूरी 24 घंटे की हमारी जो इमरजेंसी रहती है उसमें 15 से 20 केसेस हम डेली एडमिट करते हैं। डॉक्टरों के मुताबिक ब्लैक फंगस का ज्यादा खतरा उन लोगों को है जो कोरोना से ठीक हुए हैं या जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है और जो डायबिटीज के पुराने रोग से पीड़ित हैं। इसके अलावा जिन लोगों ने किडनी ट्रांसप्लांट करवाई है उनको भी इस बीमारी का खतरा है। डॉक्टरों का कहना है कि ब्लैक फंगस सीधे दिमाग पर असर करता है। जैसे वायरस होता है, बैक्टीरिया होता है, तो ये फूग
अत्र तत्र सर्वत्र रहती है, हर एक जगह पे, हवा में रहती है, कोई भी टेबल पे है, डस्ट पे है, कहीं पे भी होती है। तो जिसका इम्यूनिटी लेवल, रोग प्रतिकारक शक्ति कमज़ोर हो गई है कोरोना के चलते, और जिसको बीमारी है, जैसे ब्लड कैंसर है किसी को, जो उसकी ट्रीटमेंट चल रहा है, किसी का लीवर ट्रांसप्लांटेशन है, किसी को किडनी की बीमारी है, वो सभी की इम्यूनिटी जो कमज़ोर हो गई है, तो उसमें ये फूग उसके नाक के जरिए हर एक जगह पे घुस जाती है। नाक में रहती है, साइनसिस में रहती है, वहाँ से लेके फेफड़े में जाती है, आँख में जाती है, स्किन पे आती है, मगज में जाती है। डॉक्टरों के मुताबिक कोरोना से ठीक होने वाले शख्स को अगर आंखों में दर्द और जलन लगे या फिर उसके सिर में लगातार दर्द, ब्लैक फंगस के लक्षण हो सकते हैं। इसके अलावा आधे चेहरे पर सूजन या चेहरे का सुन्न हो जाना, नाक बंद रहना भी ब्लैक फंगस के लक्षण है। अगर किसी शख्स को ऐसे लक्षण दिखाई दें तो उसे फौरन डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। उसको ये इन्फेक्शन न हो, उसके लिए उसको बहुत ही ध्यान रखना है। तो जैसे कोविड है, पेशेंट को कोरोना हो चुका है, तो वो एकदम आइसोलेट रहे, मास्क पहने, जरूर है तो डबल मास्क पहने, हैंड सैनिटाइजर करे, कुछ भी नाक में इंजरी ना हो, नाक में उंगली नहीं करे, राइट, वो सब उसको ध्यान रखना है। और उसका शुगर लेवल, सी मोस्ट ऑफ द टाइम हमने देखा है कि पेशेंट ये जो आते हैं उसमें 90% ऑफ केसेस का शुगर लेवल हाई रहता है, तो उसको जो शुगर लेवल है उसका एकदम नॉर्मल रेंज में बरकरार करना है। गुजरात ही नहीं बल्कि म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस का खतरा महाराष्ट्र में भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र में अब तक 200 लोग इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 8 लोग अपनी एक आंख गंवा चुके हैं। ब्लैक फंगस के खतरे को देखते हुए राज्य सरकार अलर्ट पर है। महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस के बढ़ते खतरे पर महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स के सदस्य और आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर तात्या राव लहाने ने न्यूज 18 से बात की। जिनका इम्यूनिटी कम होता है, ऐसे लोगों में वो अफेक्ट करता है। तो अभी जो कोविड में सबको स्टेरॉइड दिया जा रहा है, और ये स्टेरॉइड देने के बाद जो उनका इम्यूनिटी कम है वो भी कम हो रही है। तो खाली ये इम्यूनिटी काम कर रही है क्या, कोविड भी काम कर रहा है, इसका तो जांच होगा, लेकिन इम्यूनिटी कम होने के बाद होता है। इसके अपने पास ऐसे एग्जैक्ट नंबर नहीं बोल सकते, लेकिन 200 के नज़दीक ये केसेस सामने आए हैं। महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों पर कोविड टास्क फोर्स ने राज्य के तमाम अस्पतालों को एक गाइडलाइन जारी की है कि सभी अस्पतालों को बिल्कुल साफ और स्वच्छ रखा जाए। इसके साथ ही राज्य सरकार और कोविड टास्क फोर्स हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले कम हो रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत प्रयास किया सरकार ने, और इस पूरी लड़ाई पर ये मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि हम जीत गए हैं, लेकिन ये तय है कि जो सरकार के प्रयास हैं उसके नतीजे आने शुरू हो गए। हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, लेकिन फिर भी उनका परिचय मैं आपसे करा दूं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिवराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 से बात करने के लिए। धन्यवाद प्रवीण जी। शिवराज जी, पहला सवाल मैं जरूर ये पूछना चाहूंगा कि ये बात ठीक है कि अब मध्य प्रदेश में हालात कंट्रोल हुए हैं, ये हम जीते अभी हैं, ये तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा क्योंकि अभी जीतने में वक्त है, लेकिन हालात कंट्रोल में हुए हैं, डराने वाली खबरें कम हो गई हैं। मैं सिर्फ ये जानना चाहूँगा कि और स्थिति को बेहतर करने के लिए क्या कर रही है सरकार? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि अब राहत है, क्योंकि सक्रिय पॉजिटिव जो केसेस थे वो धीरे धीरे, सही बहुत तेज़ी से नहीं घट रहे, अभी धीरे धीरे घट रहे हैं। आज लगभग 11,000 के आसपास पॉजिटिव केस आए, कल 11,700 के आसपास थे। तो धीरे धीरे नए आने वाले प्रकरणों की संख्या टेस्टिंग बढ़ाने के बाद भी कम हो रही है। और दूसरी बात यह कि पॉजिटिविटी रेट, जो सही मापदंड होता है कि कोरोना की स्थिति क्या है, मध्य प्रदेश में बढ़ के हो गई थी 25% के ऊपर, अब घट के वो 17% के आसपास आ गई है। आप सुन रहे होंगे कि बहुत सारी खबरें ऐसी आ रही हैं कि लोग जो मेडिकल के इक्विपमेंट हैं वो महंगे दामों पे बेच रहे हैं, इंजेक्शन की कालाबाजारी हो रही है, कई जगह अस्पतालों के लूटने की खबरें आ रही है। तो लोगों की इस मानसिकता को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, एक तरफ जब समाज का बड़ा वर्ग
संवेदना से परिपूर्ण होके लोगों की सेवा के लिए निकल पड़ा। हमारे डॉक्टर्स जान पे खेल के काम कर रहे हैं, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ, हमारी नर्स, हमारे वार्ड बॉय, बाकी अमला भी हमारा, केवल डॉक्टर्स नहीं, हमारे पुलिस के मित्र, हमारे प्रशासनिक अधिकारी, कई कलेक्टर संक्रमित हो गए काम करते करते, पुलिस के साथी संक्रमित हो गए, एसपी संक्रमित हो गए, डॉक्टर संक्रमित हुए, कुछ तो हमें छोड़ के चले गए हैं। एक तरफ ये दृश्य दिखाई देता है, समाज के कई लोग भोजन के इंतजाम में लगे, कोविड केयर सेंटर बना रहे हैं, उपकरण खरीद के दे रहे हैं। मैं ऐसे सभी कोविड के खिलाफ लड़ने वाले योद्धाओं को प्रणाम करता हूं। बड़ी संख्या इनकी है, लेकिन ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ घटिया मानसिकता के लोग, इनको मैं इंसान नहीं कह सकता, जानवर कहना जानवरों का अपमान है, ये तो हैवान हैं। ये ऐसे लोग हैं जो गिद्ध की तरह इंसानियत को नोच नोच के खा रहे हैं। ऐसे लोग किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। कई के खिलाफ आपने देखा हमने रासुका लगा के जेल भेजा है। आज भी लगभग रोज मैं रिपोर्ट लेता हूँ। कोरोना की दूसरी लहर में देश के हर हिस्से से कहर की तस्वीरें आई हैं। इस दौरान लाखों लोग इसकी चपेट में आए, जिनमें से कई लोग हमेशा हमेशा के लिए अपनों को छोड़कर चले गए। लेकिन कोरोना से जंग में देश भर से ऐसी तस्वीरें भी आई जिन्होंने लोगों का न केवल हौसला बढ़ाया, बल्कि ये एहसास भी कराया कि इस जंग में आखिरकार कोरोना की हार होगी। देश को ये हौसला देने वाली ये कहानियां हैं संकट काल के सुपर हीरोज की। देखिए संकट में सुपर हीरो बनकर देश की सेवा में जुटे लोगों का जज्बा। तवे पर रोटियां बनाती ये है प्रयागराज की मेयर अभिलाषा गुप्ता, और गर्म खाने को थालियों में परोसकर उसे अच्छी तरह से बंद करते ये हैं यूपी सरकार में मंत्री नंद गोपाल गुप्ता। कोरोना का कहर टूटा तो जरूरतमंदों की मदद के लिए दोनों पति पत्नी ने लोगों की मदद का बीड़ा उठा लिया। दोनों ने ऐसे लोगों तक खाना पहुंचाने की ठानी जिनके घर के ज्यादातर मेंबर कोरोना की चपेट में हो और घर में खाना बनाने वाला कोई ना हो। जरूरतमंदों तक घर का बना गर्म पौष्टिक खाना पहुंचाने के इस काम में परिवार के दूसरे मेंबर के साथ ही उनकी पार्टी के कार्यकर्ता भी हाथ बटाने लगे। अब गुप्ता परिवार रोज इसी तरह खाना बनाकर जरूरतमंदों तक पहुंचाता है। मंत्री और मेयर की इस जोड़ी का दावा है कि उन्होंने अब तक 8000 लोगों को खाना पहुंचाया है। लोगों के यहाँ पूरा का पूरा घर कोविड से संक्रमित हुआ जा रहा है। खाना बनाने वाले लोग नहीं हैं, छोटे छोटे बच्चे नहीं संक्रमित हैं, तो उन्हें कौन खाना बना कर दे। और इस समय इम्यूनिटी बूस्ट भी करना रहता है, तो उन्हें पौष्टिक आहार मिल सके, इसलिए कोशिश की गई कि अगर लोगों के घर तक हम भोजन पहुंचाएं तो शायद हम थोड़ी सी सहयोग उसमें महामारी के दौर में कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जिनके घर में 2 लोग, 4 लोग, 3 लोग बीमार हैं और उनके यहाँ खाना नहीं बन पा रहा है। हमने एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया। उस व्हाट्सएप नंबर पर सुबह 10 बजे तक लोग लंच का ऑर्डर करते हैं और डिनर के लिए दोपहर के 3 बजे तक ऑर्डर करते हैं। फिर उसमें से लिस्ट निकलती है और एक व्यक्ति केवल 6 जगह खाना पहुंचाए ताकि गर्म और ताज़ा खाना पहुंचे। एक तरफ जिंदगी बचाने और पीड़ितों की मदद के लिए दवा से लेकर खाने तक के लिए हर मुमकिन कोशिश जारी है, तो दूसरी ओर एक तस्वीर यूपी के ही गाजियाबाद से आई। गाजियाबाद के मोदीनगर की ये तस्वीरें इंसानियत की मिसाल है। मोदीनगर में 55 साल की ममता कंसल की लंबी बीमारी के बाद मौत हो गई। किराने की दुकान चलाने वाले अशोक कंसल अंतिम संस्कार में शामिल होने वालों का इंतजार कर रहे थे, लेकिन ज्यादातर नाते रिश्तेदार कोरोना की चपेट में होने की वजह से नहीं आ पा रहे थे। ऐसे में कुछ हिंदू परिवारों के साथ ही बेगमाबाद और किदवई नगर इलाके के कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग सामने आए और वैदिक रीति रिवाज से अंतिम संस्कार करवाने में मदद की। बताया गया कि एक सामाजिक संस्था टीम खादिम ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हमारे मोहल्ले के पास किदवई नगर के पास बेगमाबाद पड़ता है, उसमें हमारे वर्षों से रहने वाले एक लाला जी हैं जो एक परचून की दुकान चलाते हैं। आज उनकी धर्मपत्नी जिनका देहांत हो गया था सुबह में, तो मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आगे आकर
उनकी अर्थी और जो हिंदू रीति रिवाज से जितने भी कार्य होते हैं उस कार्य को कर उनका अर्थी संस्कार कराया। महामारी के इस दौर में हर राज्य से इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, जिससे लोगों का एक दूसरे पर न केवल भरोसा बढ़ा है बल्कि बीमारी से लड़ने का हौसला भी। बिहार के समस्तीपुर की ये तस्वीर देखिए। यहाँ एक बच्चे ने अपना जन्मदिन जरूरतमंदों के बीच राशन बांटकर मनाया। कोरोना की वजह से काम धंधा बंद होने की वजह से कई गरीबों को 2 वक्त की रोटी तक के लिए जूझना पड़ता है। ऐसे में आनंद युवराज नाम के 10 साल के बच्चे ने एक संस्था की मदद से अपने जन्मदिन पर 500 जरूरतमंदों के बीच राशन के रूप में खुशियां बांटी। केक काटने के बजाय गरीबों को राशन बांटने के से अपना बर्थडे बनाया। बिहार में एक मासूम ने केक काटने की जगह मददगार बनने की ठान ली, तो मध्य प्रदेश के रतलाम में एक इंटीरियर डिजाइनर का अंदाज भी अनोखा रहा। कोरोना की वजह से लगी पाबंदी ने सुकृति शर्मा की शादी तय तारीख पर रोक दी, तो इस लम्हे को यादगार बनाने के लिए सुकृति रक्तदान करने पहुंच गई ताकि जरूरतमंद की मदद हो जाए और वो इस तारीख को ताउम्र याद रख सके। रतलाम में अब तक 12,000 से ज्यादा कोरोना मरीज मिल चुके हैं, जिनमें से करीब 200 की मौत हो चुकी है। ऐसे में लोगों तक सकारात्मक संदेश पहुंचाने के लिए सुकृति के इस तरीके की तारीफ हो रही है। आज के दिन शादी का डेट थी मेरी, लेकिन वो हमें इस कोरोना की वजह से पोस्टपोन करनी पड़ी है। तो हम लोग इस दिन कुछ अच्छा करना चाह रहे थे और ब्लड डोनेशन की अभी थोड़ी ज़रूरत है, हमें पता है, क्योंकि वैक्सीन के कारण बाद में ब्लड हम नहीं दे पाएंगे, इसलिए अभी हम लोग सब फैमिली के लोग ब्लड डोनेट करने आए आज ही के दिन। जब कोरोना को हराने की जंग में आम लोग इस तरह बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, तो नेता भला कैसे पीछे रहे। तो गुजरात के पोरबंदर में सांसद रमेश धाड़ुक ने अपनी मद से 2 करोड़ रुपए 11 एम्बुलेंस के लिए दिए। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में इन एम्बुलेंस को उतार दिया गया है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में तो एम्बुलेंस ड्राइवर्स एसोसिएशन ने कोरोना के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए एम्बुलेंस रैली ही निकाल दी। जाहिर है देश के हर हिस्से में कोरोना के खिलाफ जंग में लोग कमर कसकर उतर चुके हैं और सबका मकसद अब इस बीमारी को हराना है। देश में कोरोना की दूसरी लहर ने कोहराम मचा रखा है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि लोग अपनों की मदद से कतराने लगे हैं। लेकिन ऐसे मुश्किल वक्त में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी परवाह किए बिना इंसानियत की मिसाल बने हैं। ये कोरोना काल के वो फरिश्ते हैं जो निस्वार्थ मानवता की सेवा कर रहे हैं। ऐसे कर्म योद्धाओं का इंसानियत का जज्बा देखकर लगता है कि जल्द ही देश कोरोना के चंगुल से आजाद होगा। कोरोना काल के मसीहा कोरोना काल के फरिश्ते भारत में कोरोना की दूसरी वेव का कहर जारी है, लेकिन देश के अलग अलग शहरों से आई कुछ तस्वीरों ने ये साबित कर दिया है कि मुश्किल की इस घड़ी में भी कुछ लोग अपनी जान की परवाह किए बिना कोरोना संक्रमितों की हर मुमकिन मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर लगता है कि इंसानियत अभी जिंदा है। देश के बाकी हिस्सों की तरह राजधानी दिल्ली में भी कोरोना संक्रमितों की तादाद काफी तेजी से बढ़ी और ऐसे वक्त में कोरोना मरीजों की जान बचाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत ऑक्सीजन की पड़ी। लेकिन देश के दूसरे राज्यों की तरह दिल्ली में भी ऑक्सीजन की किल्लत हुई। लिहाजा इम्तिहान की इस घड़ी में गुरुद्वारा रकाबगंज में एक ऐसी पहल की शुरुआत की गई जिसने नेकी और इंसानियत की एक नई मिसाल कायम कर दी। दरअसल गुरुद्वारा रकाबगंज में एक 250 ऑक्सीजन बेड के साथ कोविड सेंटर की शुरुआत की गई। गुरुद्वारा रकाबगंज साहब में बनाया गया है, जिसमें 100 बेड के 3 सेक्शन बनाए गए हैं और जैसे जितनी जरूरत पड़ेगी, अगर और जरूरत पड़ी तो उसको प्रधान साहब और एक्सटेंड करेंगे, ऐसा मानना है। भगवान करे कि और की जरूरत ना पड़े, इसी में पेशेंट ठीक होकर चले जाएं। अमेरिका से, कनाडा से, फॉरेन से इंपोर्ट करी हैं कंसंट्रेटिंग ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, जिनसे उनको ऑक्सीजन का प्रबंध किया जाएगा देने का, क्योंकि ऑक्सीजन मार्केट में अवेलेबल नहीं है।
फिर भी हमें और कुछ सिलेंडर भी खाली अरेंज किए हैं, अगर जरूरत पड़ी तो ऑक्सीजन का भी प्रबंध करेंगे। कोरोना काल में इन तस्वीरों को देखकर यही लगता है कि इंसानियत अभी भी जिंदा है। ये दिल्ली पुलिस के एएसआई राकेश कुमार हैं। राकेश की उम्र 57 साल है, लेकिन राकेश अपनी जान की परवाह किए बिना कोरोना की वजह से मरने वालों के अंतिम संस्कार में उनके परिजनों की मदद करते हैं। राकेश 11 अप्रैल से अब तक करीब 1100 से ज्यादा लोगों का अंतिम संस्कार कराने में मदद कर चुके हैं। राकेश न सिर्फ कोरोना की वजह से मरने वाले शख्स की अर्थी को कंधा देते हैं, बल्कि चिता लगाने से लेकर उनके फूल चुनने तक वो उनके परिवारों की मदद करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, राकेश खुद 50 लोगों का अंतिम संस्कार भी कर चुके हैं। उनकी हिम्मत और जज्बे को देखकर हर कोई उनका कायल हो रहा है। 13/4/2021 से करवा रहा हूँ सर, तो ये इसी में मदद करना ही ये पुण्य का काम है सर, बहुत ज़्यादा जी। और भी काफ़ी आदमी पुण्य करने के मदद करने के नाम से यहाँ शमशान घाट में आते हैं जी। देश में कोरोना की दूसरी लहर की वजह से कोहराम मचा हुआ है। ऐसे मुश्किल हालात में कोरोना संक्रमितों की मदद के लिए हरियाणा के गुरुग्राम में एक एनजीओ देवदूत बनकर सामने आया है। गुरुग्राम की एनजीओ हेमकुंड फाउंडेशन ने गुरुग्राम के सेक्टर 42 में कोरोना संक्रमितों के लिए मुफ्त ऑक्सीजन लंगर लगा रखा है। जिन मरीजों को अस्पतालों और मार्केट से ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, उन्हें यहां मुफ्त ऑक्सीजन दी जाती है। हेमकुंड फाउंडेशन के इस ऑक्सीजन लंगर में गुरुग्राम ही नहीं, बल्कि दिल्ली एनसीआर से भी कोविड मरीज ऑक्सीजन लेने के लिए आ रहे हैं। एक बेसिक सेवा शुरू की है, ऑक्सीजन फ्री ऑक्सीजन रिलीफ देते हैं हम जो पेशेंट्स को, जिनको कहीं से कोई रिलीफ मिल नहीं रही है। हॉस्पिटल से आते हैं, नहीं बेड मिलता है, घरों में प्रॉब्लम आ रही है, उनका ऑक्सीजन लेवल बढ़ रहा है और गिर रहा है, तो वो यहाँ हम उनको रिलीफ देने की कोशिश करते हैं। हम लोग बेसिक रिलीफ ही दे सकते हैं, कोई हमारे पास डॉक्टर्स नहीं है, वी आर नो डॉक्टर्स। हाँ, हमने अपनी तरफ से एक बेसिकली ऑक्सीजन सेवा शुरू की है। चंडीगढ़ में भी कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप जारी है, लिहाजा चंडीगढ़ प्रशासन ने लोगों से कोरोना संक्रमितों की मदद की अपील की थी। लिहाजा प्रशासन और कोरोना मरीजों की मदद के इरादे से शहर की 2 समाज सेवी संस्थाएं, कॉम्पिटेंट फाउंडेशन और भारत विकास परिषद सामने आई। इन दोनों संस्थाओं ने प्रशासन के साथ मिलकर चंडीगढ़ के सेक्टर 24 के इंदिरा हॉलिडे होम्स में कोरोना मरीजों के लिए 50 बेड का एक अस्पताल तैयार किया। इन तमाम 50 बेड पर ऑक्सीजन की व्यवस्था भी की गई है, ताकि ऑक्सीजन की कमी की वजह से किसी की जान न जाए। इसके अलावा इस कोविड आइसोलेशन सेंटर में मरीजों के लिए रहने और खाने पीने के साथ साथ दवाइयों का भी मुफ्त इंतजाम किया गया है। हम 50 बेडेड जो है कोविड पेशेंट के लिए ये आइसोलेशन सेंटर खोलेंगे। हमारे पास हर तरह की 24 घंटे कोविड के पेशेंट के लिए आपके पास डॉक्टर्स की फैसिलिटीज़ है, नर्सिंग स्टाफ है और ऑक्सीजन की फैसिलिटीज़ है, और उनके लिए और भी जो पेशेंट के लिए जो भी चीज़ें हैं, खाने पीने का जो इंतजाम है, वो भी सारा हमने फ्री ऑफ कॉस्ट किया हुआ है। पेशेंट का यहाँ फुली ट्रीटमेंट होएगा। कोविड के लिए आयुर्वेद ट्रीटमेंट होएगा, जिसको ज़रूरत होएगी उसको हम एलोपैथिक देंगे। यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट होएगा। कोरोना की दूसरी लहर के कहर के दौरान देश में जरूरी दवाओं के साथ साथ जीवन रक्षक उपकरणों की किल्लत भी सामने आई। इन्हीं उपकरणों में से एक है वेंटिलेटर, लेकिन ये इतने महंगे होते हैं कि आम इंसान इसे खरीद ही नहीं पाते। लेकिन इंदौर के एक बिजनेसमैन संजय पटवर्धन ने 10 महीने की कड़ी मशक्कत के बाद अपने एक रिटायर्ड वैज्ञानिक साथी के साथ मिलकर एक सस्ता नॉन इन्वेंजिव वेंटिलेटर बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है। उनका दावा है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने उनके इस वेंटिलेटर को बाजार में उतारने की मंजूरी भी दे दी है। संजय पटवर्धन के मुताबिक उनके वेंटिलेटर की कीमत 50,000 रुपए है और इसका वजन महज 2 किलो है।
उन्हें यकीन है कि उनके वेंटिलेटर की बदौलत अब कई कोरोना संक्रमितों की जान बचाई जा सकेगी। तो ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारे पेशेंट हो जाते हैं वो शहरों तक आईसीयू तक पहुंच नहीं पाते क्योंकि वहाँ पे वेंटिलेटर नहीं है। दूसरा क्या है कि मोबाइल वेंटिलेटर नाम पे हमारे यहाँ बहुत महंगे वेंटिलेटर हैं जो हमारे छोटे गरीब लोगों के पहुंच में नहीं हैं, और इस वेंटिलेटरों को आप जनरली आपकी एम्बुलेंस में नहीं पाएंगे। नॉर्मल एक ऑक्सीजन सिलेंडर है और गैस मास्क लगा हुआ है। तो उसके लिए हमने एक ऐसे वेंटिलेटर की खोज करने की कोशिश करी जो कि सस्ता हो, जिसमें बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी ना हो, और एक गांव का जो ग्रामीण अंचल में काम करता है आंगनवाड़ी या उसमें, वो भी इस वेंटिलेटर को चला पाए। यकीनन कोरोना को हराने की ऐसी तस्वीरें देखकर तो लगता है कि इस जानलेवा वायरस पर इंसानियत का जज्बा भारी पड़ेगा और जल्द ही देश कोरोना के चंगुल से आजाद होगा। कोरोना के बढ़ते दायरे को रोकना है तो हम सबको सावधानी बरतनी ही होगी। साथ ही महामारी के उन महायोद्धाओं से सबक लेना होगा जो अपनी जान जोखिम में डालकर जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। कोई टिफिन सेवा के जरिए लोगों तक मुफ्त खाना पहुंचा रहा है, तो कोई मरीजों को ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर दे रहा है, तो कोई गंभीर रूप से बीमार मरीजों को हौसला देने के लिए उनके बीच रहकर गाना गा रहा है। महामारी के महासंकट में जन सेवा करने वाले इन लोगों के हौसले को सलाम है। कोरोना से जंग पूरा देश लड़ रहा है। लोग अपनों की सांसें बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। सरकार से लेकर प्रशासन सारे संसाधन, सारी ताकत झोंक चुकी है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस संकट काल में फरिश्ते बनकर आए हैं, जो बिना किसी फायदे के जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं, जो बिना किसी स्वार्थ के कोरोना से जूझते मरीजों की जिंदगी बचाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आज हम आपको महामारी के ऐसे ही महायोद्धाओं से मिलवाएंगे। महामारी के बीच लोगों की मदद के लिए खालसा एड इंटरनेशनल एक बार फिर आगे आई है। इस समाज सेवी संस्था ने जम्मू के नानक नगर में जरूरतमंदों के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सेवा शुरू की है। ये संस्था लोगों के घरों तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कर रही है। जम्मू में भी ऑक्सीजन की काफ़ी परेशानी हो रही है, लोगों में कुछ केओस भी हो रहा था, पैनिक भी हो रहा था, तो उसके चलते हमने पिछले हफ्ते से कुछ सिलेंडर ऑक्सीजन के परचेज़ करके हमने लोगों के बीच में बांटने शुरू किए। कोशिश ये रहेगी कि जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं जिनका इनसे भला हो सकता है, तो हम ज़रूर आज शाम से ही इस काम में लगे हैं। हालांकि जम्मू में फिलहाल ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को घरों में इसकी ज्यादा जरूरत पड़ रही है, खास तौर पर बुजुर्गों को जो अस्पताल नहीं पहुंच पा रहे हैं या फिर किसी कारण से ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं ले पा रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए खालसा एड ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। ये है ऑक्सीजन ऑन व्हील्स, जो इस वक्त कोरोना संक्रमितों के लिए संजीवनी का काम कर रही है। इमरजेंसी में लोगों के घर तक ऑक्सीजन पहुंचा रही है। कोविड संक्रमित मरीजों के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की निःशुल्क घर पहुंच सेवा आपके लिए। कोरोना के संकट काल में होम आइसोलेशन में अगर किसी मरीज को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, तब ऑक्सीजन ऑन व्हील्स के डॉक्टर, टेक्नीशियन और नर्सिंग स्टाफ मरीजों के घर निःशुल्क सेवा देने तुरंत पहुंच जाते हैं। रायपुर स्मार्ट सिटी और नगर निगम ने यहां के लोगों के लिए ये वाहन विशेष रूप से तैयार किया है। जैसे ही आप देखोगे कि मरीज आने कम हुए, जैसे ही थोड़ा सा रायपुर स्टेब्लिश हुआ, तब फिर हमें लगा कि लोग जो होम क्वारंटाइन में हैं, जो लोग घर में स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं आप देखना कि उनको भी सांस लेने में कई लोग प्रॉब्लम हो जा रहे हैं, डर जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ऑक्सीजन ऑन व्हील्स चालू की गई है, जिसमें बाकायदा 2 डॉक्टर की ड्यूटी है। लगातार वो लोग 10-15 मरीज जो गरीब मरीज हैं, उनके यहाँ ऑन फोन में जाके वो लोग इलाज कर रहे हैं।
कोरोना काल में ऑक्सीजन ऑन व्हील्स के लिए मोबाइल नंबर 8575333339 या लैंडलाइन नंबर 0771405554 पर संपर्क कर मरीज ऑक्सीजन संबंधी मदद ले रहे हैं। अब तक 160 से ज्यादा लोग ऑक्सीजन के लिए संपर्क कर चुके हैं, जिनमें से 45 से 50 लोगों को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन भी दी गई है। हमने उसके लिए एक कॉल सेंटर भी डेवलप किया हुआ है, स्पेशल कॉल सेंटर है, 405554 उसका नंबर है। इसमें आप कॉल कर सकते हैं। जैसे ही आपका कॉल हमको मिलता है, हमारे डॉक्टर्स आपके घर तक पहुंचते हैं, आपका ऑक्सीमीटर से पल्स चेक करते हैं, ऑक्सीजन की मात्रा चेक करते हैं और उसके बाद यदि उनको ये महसूस होता है कि आपको ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की ज़रूरत है तो वहीं पर आपके घर पर ही ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन उपलब्ध कराई जाती है। कोरोना काल में जितनी जरूरत ऑक्सीजन और दवाइयों की पड़ रही है, उतनी ही जरूरत उन लोगों तक खाना पहुंचाने की भी पड़ रही है जो होम आइसोलेशन में। ऐसे ही जरूरतमंदों की मदद के लिए कानपुर में लोगों के एक समूह ने टिफिन सेवा शुरू की है। कई लोग मिलकर खाना तैयार करते हैं, साफ सफाई का ध्यान रखते हुए खाना पैक करते हैं और फिर उन लोगों तक पहुंचाते हैं जो बीमार हैं और घरों में कैद रहने को मजबूर। अपने घरों पे कोविड पेशेंट हैं या उनके फैमिली वाले हैं जो आइसोलेशन में पड़े हैं या क्वारंटीन हैं, तो मालूम पड़ा उनके घरों में खाना बनाने की बड़ी दिक्कत हो रही है। तो उनके घर पे हम लोग अपने शुद्ध बिल्कुल खाना घर का सा बनवा करके उनके घर पे डिलीवरी भी दे रहे हैं, उसका कोई चार्ज नहीं लेंगे। कोरोना के मरीजों को दवाई और दुआ के साथ ठीक होने के लिए हौसला भी चाहिए। लिहाजा अहमदाबाद के SVP अस्पताल के डॉक्टर इन मरीजों की हौसला अफजाई के लिए PPE किट पहनकर गाना गाते हैं, गिटार बजाते हैं, लोगों का दिल बहलाते हैं और कोरोना के तनाव को दूर करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर देवदूत से कम नहीं, लेकिन सोचिए कि मरीजों का इलाज करने के साथ ये देवदूत उनकी हिम्मत बढ़ाने का काम भी कर रहे हैं। PPE किट का बोझ उठाए पसीने से तरबतर होकर मरीजों का मनोरंजन कर रहे हैं। ये वीडियो उत्तराखंड के अल्मोड़ा का है। यहाँ कोरोना के खौफ की वजह से बेहोश बुजुर्ग की मदद को कोई सामने नहीं आया, तो पुलिस कर्मियों ने तुरंत PPE किट पहनी और बुजुर्ग को कंधे पर लादकर चौखुटिया अस्पताल पहुंचे। हालांकि बुजुर्ग बच नहीं पाए, लेकिन इन पुलिस वालों ने ये सबक जरूर दिया कि कोरोना से डरने की जगह मानवता के नाते मदद का हाथ आगे बढ़ाना जरूरी है।